हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लाइट आईएएस के ऊपर एक फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है उन बच्चों की हेल्प के लिए जो टेस्ट सीरीज को बाय नहीं कर सकते, और ये सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप आंसर्स लिखते हो। आज जो है लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का डे 3 है। हमने जो है जीएस 3 का इकोनॉमी टॉपिक उठाया है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का कि आपको जो लिखने होते हैं 2 क्वेश्चंस पर डे जो मिलते हैं, और जो प्रीवियस डेज के अंदर जो बेस्ट कॉपीज होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है हम आज जो है थीम इंक्लूसिव ग्रोथ को लेंगे। उसका सब थीम जो है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूपीएससी ने कैसे लिंक किया इस टॉपिक से, उसको देखेंगे। बिफोर दैट आज के दिन के आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, हाउ इट इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और क्या प्रोग्रेस की है इस रिगार्ड के अंदर, और चैलेंजेस दैट रिमेन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हो कि हम हर दिन एक जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं और एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और इसको दोनों क्वेश्चंस को आप लिखिए और हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है उसको देखिए। और जो मैंने कहा था कि हम प्रीवियस डेज की जो बेस्ट कॉपीज होती है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज इस डे के अंदर जो है सिर्फ एक ही कॉपी सबमिट हुई है। ऑल्दो दिस इज नॉट द बेस्ट, बट एक स्टूडेंट ने एक एफर्ट किया है, हम उसको देखते हैं। इट्स अ डिसेंट कॉपी जिसके अंदर पूछा गया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई और क्या मेजर्स जो है लिए जा सकते हैं टू एड्रेस देयर कॉन्स्ट्रेंट्स। तो एमएसएमई की क्या सिग्निफिकेंस है उसको बताना है। इसमें जो मैं इंट्रो के ऊपर कमेंट करना चाहूंगी कि इंट्रो बहुत जनरल लिखी है, एक्ट को मेंशन किया और मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसी का जो कंट्रीब्यूशन है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमी, इस तरह का कुछ डाटा आप इंट्रो के अंदर दे सकते हो। और या फिर आप एमएसएमई की डेफिनेशन लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे कैसे किसको एमएसएमई जो है कैटेगराइज किया जाता है, इसके ऊपर जो है ये इंट्रो बननी चाहिए। और उसके बाद आता है बॉडी का पार्ट, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जो है डिसेंट लिखी है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लिखा है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा है, सोशल इंक्लूजन लिखा है, लेकिन यहाँ पे डाटा मेंशन गलत किया है कि जीडीपी को कंट्रीब्यूशन इट्स अराउंड 30%। अगर आपको आइडिया नहीं है तो रेदर टू स्किप दैट पार्ट, क्योंकि 30 और 50 में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है। और आप इसके अंदर ब्रैकेट में इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये कोट किया होता है। या फिर आप नीति आयोग को भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं सोर्स पता है, क्योंकि नीति आयोग जो है वो जो भी डाटा आया होता है उसको कोट करके अपने पब्लिश करती है पेपर्स को, तो आप लिख सकते हो नीति आयोग भी। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन, मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगी बॉडी के बारे में कि जहाँ पे जो पूछा गया था वो ये था, मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि मेन पार्ट क्या है, मेजर्स जो है वो मेन पार्ट है। तो मैं ये कहूंगी कि स्टेप्स नीड टू टेकन द एड्रेस। एक तो यहाँ पे जो है आपका ये होना चाहिए कि आप हेडिंग जो है, मेन चीज हेडिंग शुड बी फ्रॉम क्वेश्चन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है एग्जामिनर उसको विजिबल हो कि आपने सारे पार्ट्स एड्रेस किए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये आंसर लिखती हूं तो इसको आप कैसे डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट जो है आपने सही लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, इसका हेडर। सेकंड पार्ट के अंदर अगर है आप बनाते मेजर्स टू बी टेकन टू एड्रेस द कॉन्स्ट्रेंट्स दैट कैन बी टेकन, यहीं से आप हेडिंग उठाइए, सेकंड पार्ट ये बनाइए। उसके अंदर जो है आप ये फॉर्मूला ले सकते हो कि मेजर्स लिखने हैं तो इस साइड जो है एक हेडर बना के चैलेंजेस लिख दीजिए, इस साइड मेजर्स लिख दीजिए। एक तो इससे हेल्पफुल होगा कि आप हर चैलेंज का जो है एक मेजर मेंशन कर दोगे। एक तो ये आंसर राइटिंग में आप ऐड कर सकते हो, और जब भी इस तरह जब प्रॉपर स्ट्रक्चर करोगे आंसर को तो ऑब्वियसली बेटर मार्क्स फेच करोगे, क्योंकि कंटेंट जो है सबके पास ऑलमोस्ट सेम होता है। इट्स द थिंग कि आप कैसे उसको स्ट्रक्चर करते हो, कैसे उसको शो करते हो, यही मेन पार्ट है। और दूसरा इस चीज क्वेश्चन के अंदर एक और जो चीज की जा सकती थी, rather than just writing the random points, try to follow structure in such type of questions। क्योंकि हमने फर्स्ट डे 1 के अंदर ही डिस्कस किया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। आप इसी फॉर्मेट में आप मेंशन कर सकते हैं जिस तरह कैपिटल के अंदर जैसे आपने यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स,
इट्स वेरी जनरल पॉइंट, रेदर मेंशन के जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, इसीलिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आया था जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हुई थी एमएसएमई को। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, उसी के अंदर जो है आप इश्यू सोच लीजिए और इसी के ऊपर जो है आप स्टेप सोच सकते हैं। ऑल्दो ये सही लिखा है कि यहाँ पे जो है डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, इससे मार्केट जो है वो मिलती है, ई कॉमर्स भी मार्केट के लिए हो जाएगा। फिर फंडिंग वाला ये फाइनेंस कैपिटल के अंदर आ जाएगा, वर्कफोर्स जो वाला पॉइंट है वो लेबर के अंदर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑन R&D जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मेंशन कर रहे हैं वहां पे हेडर ये आ सकता है। दिस इज गुड थिंग कि आपने टेक्नोलॉजी को भी मेंशन किया, आपके पॉइंट्स डिसेंट हैं, लेकिन द थिंग इज यू हैव टू स्ट्रक्चर देम बेटर। ऑल्दो एग्जाम प्रेशर में जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड नहीं होता, जैसे एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन जो है एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा पहले से ही स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड हो ये बेटर है। लेकिन जब कोई रैंडम क्वेश्चन आता है या फिर कोई न्यू क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल के अंदर देखते हो, वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना स्ट्रक्चरिंग में, उसके हिसाब से ये आंसर सही ग्रेड होगा अगर ये रैंडम क्वेश्चन रहता है। लेकिन एमएसएमई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो चैलेंजेस और मेजर्स इस फॉर्मेट के अंदर आप इसको करिए। कंक्लूजन डिसेंट है, जो ग्रोथ इंजन है ऑफ द नेशन ये लिखा है, ये डिसेंट है। बस थोड़ा सा डाटा, जैसे यहाँ पे भी एक्सपोर्ट का भी कुछ डाटा दिया जा सकता था, एम्प्लॉयमेंट 120 मिलियन के अराउंड। अगर आप ऑलरेडी कुछ मतलब प्रीवियस ईयर में से जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं उसका कुछ ना कुछ आप डाटा सेट्स लेके चलिए, लेकिन पॉइंट्स को सोचने का वे वो सही है कि जो इन्होंने निकाला है कि रूरल डेवलपमेंट को मेंशन किया, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंक्लूजन, तो ओवरऑल आंसर सही है। इस पे जो है 10 में से 4 मार्क्स फेच किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें ज्यादा मार्क्स लेने का ट्राई करना चाहिए बेटर स्ट्रक्चर करके, और ये की लर्निंग है कि हेडिंग शुड बी फ्रॉम द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, एनालिटिकल है, उस हिसाब से इन्होंने अच्छा लिखा है। आप देख सकते हो, हमने डिस्कस भी किया था कि डू यू एग्री विद द व्यू कि जो स्टेडी जीडीपी ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन है, उसने जो है इंडियन इकोनॉमी को गुड शेप में टर्न आउट किया है। कैन बेसिकली ये रीजंस है उनको बेसिकली आपने बताना है स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के बारे में। अब इन्होंने जो यहाँ पे डाटा कोट किया इकोनॉमिक सर्वे का, ये गुड स्टार्ट है, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ के बारे में मेंशन कर दिया, लो इन्फ्लेशन, दिस इज अ गुड इंट्रो। और यहाँ पे स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और जो लो इन्फ्लेशन है इसके कारण क्या गुड हुआ है, ये इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि इससे डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स जो है मोर कॉम्पिटिटिव आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो और किया जा सकता था, जैसे अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ट्राई टू यूज द इकोनॉमिक टर्म्स एज वेल। हियर आप क्या लिख सकते थे, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को अगर हम कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो बेसिकली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है कैड के बारे में मेंशन किया जा सकता है, यहाँ पे जो है एफडीआई के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेटर मार्केट कंडीशंस क्रिएट होती हैं, इसको बेटर एलेबोरेट करना चाहिए। ये बहुत ही एक लेम सा पॉइंट है, या फिर इसको आप फर्स्ट पॉइंट से ही लिंक कर दीजिए। फोर्थ जो है इनकरेजेस सेविंग्स एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट्स गुड कि अगर लो इन्फ्लेशन होती है आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए कि जैसे इन्फ्लेशन कम है तो उससे क्या होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, और इनफैक्ट दे कुड सेव मोर, सेव ज्यादा कर पाते हैं। तो आप साइकिल भी दिखा सकते हो, सेविंग्स जब होती है तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन है कम तो सेविंग्स होती है, सेविंग्स होती है तो उसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये आप इस तरह का फ्लो चार्ट कुछ बना सकते हो एग्जाम के अंदर। यहाँ पे जो है जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी, पॉवर्टी कम होगी, गुड पॉइंट। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि हाउ दीज आर नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट 2 पॉइंट बहुत अच्छे लिखे हैं, जहां पे कि स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के कारण भी क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे लो इन्फ्लेशन होता है तो इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है तो देयर इज अ इंडिकेशन के कम डिमांड है इकोनॉमी में, कम डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होती है तो इट मींस जीडीपी विल बी लो, क्योंकि जीडीपी क्या है, ओवरऑल इट इज अ प्रोडक्शन ओनली। और स्लो डाउन है तो एनपीए प्रॉब्लम भी आती है, ये अच्छा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण ट्विन बैलेंस शीट जो टर्म आपने सुना होगा, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जैसे
बैंक्स की भी बैलेंस शीट खराब हो जाती है क्योंकि कंपनीज की बैलेंस शीट खराब होती है, ये दिखा सकते हो। जो आगे के पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं वो इस तरह लिखे हैं कि और क्या चाहिए। आई वुड से कि इसके लिए जो ये हेडर है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट के लिए सुटेबल है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स के अंदर आप हेडर ये बनाइए कि जैसे स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के कारण भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी के पॉइंट्स लिखे हैं कि और क्या चाहिए विद दिस थिंग्स के ग्रोथ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब हमें चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ। देन अनएम्प्लॉयमेंट है, इट विल ऑल्सो फॉल इन द इंक्लूसिव ग्रोथ। और उसके बाद जो है लेस इनकम जनरेशन है तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो मतलब क्या टर्म आपको लिखनी है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। द पॉइंट इज जो आपने प्रीलिम्स में टॉपिक्स पढ़े हैं उसको आप उन वर्ड्स को जो है मेंस के आंसर्स में यूज करना आना चाहिए, तभी जो है एक वेल रेड आंसर माना जाएगा। यहाँ पे आप फिस्कल डेफिसिट वर्ड यूज कीजिए। नेक्स्ट जो इन्होंने ये 15 मार्कर था, 3 पेजेस में होते हैं। फर्स्ट पेज के अंदर इन्होंने लिखा कि कैसे गुड शेप की है। नेक्स्ट, इट इज नॉट सफिशिएंट। देन इन्होंने बताया है कि बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कैसे हम लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। यू हैव टू मेंशन अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई कैसे हेल्पफुल हो सकती है, जैसे रेट्स को कम करके जो है लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकती है। लिक्विडिटी अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो इससे जो आप एक लिंकेज क्रिएट कर सकते हो। और इनफैक्ट उससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ाने से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होगा तो बेसिकली जीडीपी आप बढ़ा सकते हो क्योंकि बेटर जो मोर बिजनेसेस सेटअप होंगे। फिर स्कीम्स लाइक मैमजी नरेगा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये अच्छा पॉइंट है कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ को मेंशन किया जा सकता था। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस दीज इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे जो है कंक्लूजन मैं कहूंगी कि रिपीटेड था, जो ऊपर डिस्कस किया है उसी को मेंशन कर लिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन कीजिए, जैसे कोई भी मेजर प्रोग्राम आ रहा है गवर्नमेंट का जो इन दोनों को पुश देगा, जैसे कि आप मेंशन कर सकते हो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इस तरह को कोई मेजर प्रोग्राम मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद आप 5 ट्रिलियन डॉलर्स का जो टारगेट है उसको मेंशन कर दीजिए, उसी के साथ लिंकेज क्रिएट कर दीजिए सबका साथ सबका विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो हमने 2 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस डेज के उनको प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, कैसे आप बेटर स्ट्रक्चर कर सकते हो इसको डिस्कस किया है। अब हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो आज के हैं, होपफुली आप इनको लिखेंगे। प्लीज आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लर्न करने का मौका मिले उससे और आपकी भी प्रैक्टिस हो। अब इसके अंदर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ लिंक किया है प्रीवियस ईयर के अंदर। हम पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। पहले तो सिलेबस के अंदर क्या लिखा है, इंक्लूसिव ग्रोथ डायरेक्टली लिखा है इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगर नहीं है उससे क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं ये डायरेक्ट पूछा है सिलेबस के अंदर। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, पूछा है इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स क्या हैं और क्या इंडिया जो है इस तरह की ग्रोथ प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं। एनालाइज कीजिए और सुजेस्ट करिए मेजर्स को। देन पूछा है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2020 के अंदर कि जो इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इश्यूज हैं इक्विटी के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिमिलर क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि जो स्ट्रेटेजी है इंक्लूसिव ग्रोथ की, इट इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। तो एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया गया जहां पे इंक्लूसिव ग्रोथ को 2 एलिमेंट्स को लेके डिस्कस किया है, एक तो इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल। हम इसको देख लेते हैं। एक तो है इंट्रा जनरेशनल, फिर है इंटर जनरेशनल। इंट्रा जनरेशनल आपको पता होना चाहिए, इंट्रा क्या होता है, विद इन जनरेशन, और जो इंटर जनरेशन होता है ये बिटवीन जनरेशन होता है। मतलब क्या हो गया कि जो आज की जनरेशन है फ्यूचर की जनरेशन के साथ जो है इक्विटी होनी चाहिए यहाँ पे विद इन जनरेशन। आप इसके एलिमेंट सोचने की कोशिश कीजिए। अब विद इन जनरेशन आप सोच सकते हो कि क्या क्या चाहिए, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बात आ जाती है, जैसे कि जो ट्रेड डेफिसिट है विद द कंट्रीज वो नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप विद इन द कंट्री सोचोगे तो रीजनल इम्बैलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बात आ गई एक तो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, फिर हो गया
रीजनल इम्बैलेंस विद इन द कंट्री। अब रीजनल इम्बैलेंस दिखाने के लिए आप कोई भी डाटा यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं बताऊंगी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था नीति आयोग का, उसके अकॉर्डिंग ओनली 0.7% पॉवर्टी रेट है इन केरला, बट इन बेसिकली बिहार इट इज अराउंड 53%। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द केरला एंड बिहार, तो ये हमें कम करना है। अब इसमें जो है आप कोई भी डाटा लिख सकते हो, पॉवर्टी का लिखना चाहो, एजुकेशन का लिखना चाहो और बेसिकली हेल्थ का लिखना चाहो। अब इसके अंदर आप जेंडर डिस्पैरिटी को फॉर श्योर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप किस तरह से पॉइंट्स निकाल सकते हो। ऑल्दो आई विल डिस्कस कि इश्यूज ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस करते वक्त आपको कौन से पॉइंट्स पे बात करनी है यहाँ पे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल के कुछ पॉइंट सोचते वक्त आप क्या सोच सकते हो। तो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, और इनफैक्ट आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे एलपीजी के बाद जो है हमने पहले डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर के अंदर, डे 2 के अंदर, जॉबलेस ग्रोथ के बारे में आप लिख सकते हो कि जब एलपीजी आया तो जॉबलेस ग्रोथ जो हुई है उसके कारण। अब आ जाता है इंटरजनरेशनल, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट। अगर वाटर स्कार्सिटी होती है उसके कारण प्रॉब्लम, यहाँ पे इनफैक्ट आप रूरल वर्सेस अर्बन भी लिख सकते हो। और इंटरजनरेशनल सोचते वक्त इन्वायरमेंट को लीजिए, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको आप मेंशन कीजिए, और साथ साथ जैसे कि अगर पॉपुलिस्ट पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, अगर फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का या डेट टू जीडीपी रेशियो हाई है, उसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट फर्दर वो स्कीम्स को जो है नहीं कंटिन्यू कर पाएगी। इसका इश्यू आपको लिखना पड़ेगा, डेट टू जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट। जैसे आप पंजाब या पंजाब गवर्नमेंट को मेंशन कर सकते हो कि उनका डेट जो है 3 लाख करोड़ है, जिसके कारण जो अपकमिंग गवर्नमेंट्स होती है या फ्यूचर जनरेशन के लिए जो सब्सिडीज होती है उनको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये वे ऑफ थिंकिंग होगा जब आप सोचोगे इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी। इसके अंदर आपको और क्या चीज सोचनी पड़ेगी, जैसे आप सोचिए अगर आप बात कर रहे हो बेसिकली इंटर जनरेशनल की, मतलब हमारी बिटवीन द जनरेशन की जब बात होती है तब वहां पे बात आती है कि बेसिकली जैसे सपोज करो हमने प्रोडक्शन बनाई, इफ वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन रेदर देन प्रोड्यूसिंग द प्लास्टिक, वी कैन थिंक ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। आपको इस तरह का वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा जहां पे हम इन्वायरमेंट, मतलब करंट जनरेशन की भी प्रॉब्लम्स इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे आप मेंशन कीजिए सर्कुलर इकोनॉमी चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप करें, ये फायदेमंद होगा। आज जो है वो जॉब्स भी क्रिएट करेंगी, पॉवर्टी कम करेगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बेनिफिट भी है। और क्या मेंशन कर सकते हो किस तरह के प्रोग्राम, मेंशन अबाउट द सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं आपको डाटा बताती हूँ 2014-15 के बाद से द मोमेंट दे अडॉप्टेड द ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके मतलब सिक्किम के अंदर जो है टूरिज्म 50% से बढ़ा है। इस तरह के पॉइंट्स मेंशन कीजिए। मेंशन अबाउट द डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बिहार के अंदर जो सेटअप की है, और आप मेंशन कर सकते हो जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी वी हैव अडॉप्टेड फॉर द कोरल रीफ्स। आप मेंशन कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के बारे में। इसके बारे में आप सोचिए कि कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है इसके कारण, जो आसपास का रीजन है वो डेवलप हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, एफडीआई है उस जनरेशन उस एरिया के अंदर, और इससे पावर सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ जो है इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रोथ फर्स्ट। ग्रोथ तो हो रही है बट दैट टू इंक्लूसिव, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड दैट टू इज सस्टेनेबल। तो आपको इस तरह के पॉइंट्स को लिंक करके जो है यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करना है। तो पहले तो समझ आना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन टर्म है, आप पढ़ चुके होंगे। बेसिकली सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके पास हो टू ग्रो, मतलब हर किसी को ऑप्शन हो कि वो ग्रो हो सके, और उसके बाद जो भी ग्रोथ बेनिफिट्स आते हैं वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो टू द पीपल, ये हो जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। अब वर्ल्ड बैंक ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है हम उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इट इज अ ब्रॉड बेस्ड शेयर्ड एंड प्रो पुअर ग्रोथ। अब इसको मेंशन कर सकते हैं। ब्रॉड बेस्ड का क्या मतलब है, आप सोचिए कि अगर सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ही ग्रो करेगा तो क्या वो बेनिफिट होगा। अब मैं आपको बार बार
पॉइंट्स जो हैं या एग्जांपल्स जो हैं आपके पिछले डेज से निकाल रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि वही जो ग्रोथ के ऊपर जो टॉपिक था सेक्टर वाइज सोचना, हर टॉपिक के अंदर कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ जब सर्विसेज सेक्टर ग्रो करता है उससे जॉबलेस ग्रोथ हुई है, इसके कारण जो है हमें ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ चाहिए। ब्रॉड बेस्ड मतलब सारे सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ चाहिए, ब्रॉड बेस्ड चाहिए मतलब सारे रीजन्स के अंदर। मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के बारे में नहीं, आप किस तरह भी सोच सकते हो, लेकिन आपको सोचना आना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड शेयर्ड ग्रोथ चाहिए हमें और प्रो पुअर ग्रोथ चाहिए, मतलब इंक्लूसिव। इनफैक्ट गांधी जी का जो सर्वोदय प्रिंसिपल था एथिक्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा सर्वोदय, वो भी इसी से ड्राइव्ड है। सर्वोदय का क्या मतलब होता है? वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी वही चीज है कि वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको आना चाहिए इसके अंदर। और अगर मैं गवर्नमेंट के कुछ जैसे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ये 1-2 साल पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे था यहाँ पे मेंशन किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसका आप डाटा लिख के रखिए अपने पास, या ऑक्सफैम रिपोर्ट का आप डाटा मेंशन कर सकते हो, या वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 10% पॉपुलेशन होल्ड्स द 67% ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंट्री। तो वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, इनफैक्ट जो है बार्बल स्ट्रेटेजी, ये बार्बल स्ट्रेटेजी भी इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट की थी। यहाँ पे बात करता है सेफ्टी नेट फॉर ऑल। तो आपको समझ आया कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। अब आप इसके फीचर्स खुद से सोच सकते हो, जो मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन हो सबका, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज सबके लिए अवेलेबल हो। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने जो है उनको बेसिकली दे दिए चीजें, मतलब जो पहले ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को आपको समझ आना चाहिए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये सोचा गया था, आप जानते होंगे अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है, कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर अगर इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ओवर ऑटोमेटिकली जो है बाकी के रीजन्स भी डेवलप हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। लेकिन अब बात आती है कि हम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो है बेनिफिशियल है या नहीं है। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के कारण उल्टा क्या हुआ है कि रीजनल इम्बैलेंस बढ़ा है। जब रीजनल इम्बैलेंस बढ़ता है तो इनइक्वालिटी जब इंक्रीज होती है तो रीजनलिज्म इंक्रीज हुआ है उसके कारण। मतलब एक जो होता है ना कि रेदर देन सेइंग कि आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम इंडियन, देयर इज से कि आई एम पंजाबी और आई एम हरियाणवी। ये ऑल्दो दिस जो अफिलिएशन होती है टू द रीजन बेनिफिशियल भी होती है, बट अगर ये ज्यादा जो है कन्वर्ट हो जाए एक उसके अंदर बिल्कुल, तो रीजनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म्स हो सकते हैं। इसको हम सोसाइटी के साथ देखेंगे तो आपने समझा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए हमें, रेदर वी नीड अ पार्टिसिपेशन। तो ट्रिकल डाउन की जगह हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, इक्विटी चाहिए। इक्विटी आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है उसके अंदर पढ़ा होगा, इक्विटी के अंदर सिर्फ इक्वालिटी नहीं, हमें इक्विटी चाहिए। देन आता है ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर ग्रोथ होगी तभी जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। स्टेबल ग्रोथ चाहिए, अभी बात की थी स्टेडी जीडीपी ग्रोथ की। अगर ये होता है उससे एक इंश्योरेंस आती है, तो स्टेबिलिटी चाहिए हम उसके अंदर, तो एक सेफ्टी नेट प्रोड्यूस होता है। देन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इट मींस इट शुड कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि आपने सब्सिडीज को बांट दिया और इन्वायरमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर दे, किसी की तरह भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। आज की जनरेशन, हमें फ्यूचर की जनरेशन का भी सोचना पड़ेगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। करंट जनरेशन, पहले तो ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और प्लस वो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस हो एक माइंड के अंदर। देन जो है यहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए विद इन द जनरेशन एंड विद द अदर जनरेशन एज वेल। तो सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। तो आपको फीचर्स होपफुली समझ आ चुके होंगे। देन मूव करते हैं हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 देखे, इंट्रा जनरेशन और इंटर जनरेशन, यहाँ पे भी इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी की बात की है। नेक्स्ट जो है हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आ गया सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हम देख चुके हैं। देन आता है कि इंडिया क्या एक्सपीरियंस कर रहा है सच ग्रोथ और नॉट। इसके लिए मैं आपको ये थिंकिंग प्रोसेस देना चाहूंगी। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कोई भी बेसिकली क्वेश्चन आता है
या कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको थोड़ा सा ब्रॉड बताना होता है, जैसे इन्होंने कहा कि ग्रोथ हमारी हुई है, क्या इंक्लूसिव है या नहीं, या फिर आपने बताना है कि वेदर जो इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं, कुछ भी ब्रॉड होलिस्टिक क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनके ऊपर आप इश्यू सोच लीजिए, पॉजिटिव लिख के रख लीजिए, ताकि जब आपको दिखाना है कि पॉजिटिव साइड ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यू कांट बी, अब गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहे हैं, क्रिटिक्स नहीं लिखना, आपको ये नहीं मेंशन करना कि कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, पॉवर्टी तो कम ही नहीं हुई, इंक्रीज ही होती जा रही, यू शुड हैव सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड शुड हैव नेगेटिव पॉइंट्स। जब आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वे फॉरवर्ड सोच सकते हो। तो यहाँ पे जो है बोला गया है पॉवर्टी, आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद से देखते हैं तो पॉवर्टी रेट बहुत रिड्यूस हुआ है, 21% तक आ गया है। और इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जब हम कोविड-19 के पहले देखते हैं तो 400 मिलियन पीपल वर बेसिकली टेकन आउट ऑफ द पॉवर्टी। आप इसको मेंशन कीजिए। रीजनल डिस्पैरिटी के लिए पॉजिटिव रीजनल जो बैलेंस क्रिएट हुआ है, कुछ आप पॉजिटिव मेंशन कीजिए। डिस्पैरिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग केरला के अंदर 0.7%, बिहार के अंदर 53%। एम्प्लॉयमेंट रेट का भी आप लिखिए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज किया है इंडिया के अंदर, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी बढ़ा है। आप पॉजिटिव के अंदर स्टार्टअप कल्चर के बारे में मेंशन कर सकते हैं। जेंडर के अंदर जो इनरोलमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है, उसको मेंशन कीजिए। लेकिन नेगेटिव जेंडर गैप इंडेक्स रख सकते हैं आप, कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट। हेल्थ के अंदर भी आप मेंशन कीजिए कि जैसे हमारी आयुष भारत जो स्कीम आई है हेल्थ के लिए, पॉजिटिव मेंशन कर दीजिए। और हेल्थ के लिए आप लिख सकते हैं कि हमने जो बेसिकली जैसे इंद्रधनुष मिशन चलाया है उसके बारे में नेगेटिव हो जाएगा। हेल्थ की जो बेसिकली डिस्पैरिटी है, या फिर आप एनसीडीज का, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का कोई डाटा मेंशन कर सकते हैं। और जब आप इनके पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड बना लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके सोशल जस्टिस में भी आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल इनफैक्ट आप अगर GS2 का सिलेबस देखते हो तो वहां पे जो है हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी और ह्यूमन रिसोर्स, ये 4 पॉइंट्स मेंशन है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी क्योंकि सिलेबस के अंदर इनको मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली, और कुछ जो है यहाँ पे GS3 के अंदर भी लिखा है। तो जब भी आपको कोई भी डायमेंशन के अंदर क्वेश्चन आए तो आप इन चारों पे जरूर टच करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो ट्राई टू मेंशन स्किल के बारे में भी, पॉवर्टी के बारे में, हंगर भी मेंशन कर सकते हैं। और इनफैक्ट यस, हंगर भी मेंशन है GS2 के अंदर। तो ये पॉइंट्स को आप जरूर टच अपॉन कोशिश करिए। और स्किल के लिए वी हैव डन कि 2.98% ही बेसिकली स्किल डेवलप हुआ है NSSO के अकॉर्डिंग, ये मेंशन कीजिए। पॉजिटिव आप लिख सकते हैं जो भी हमने स्पेसिफिकली स्कीम लॉन्च की है स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिक जो मिनिस्ट्री सेटअप की है स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल केंद्र बनाए हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में जो लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उसको मेंशन कर सकते हैं। कितनी हमारे अंदर बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट हुई है, न्यू एनजीओज डेवलप हुए हैं, इसको मेंशन कर दीजिए। लेकिन नेगेटिव तो आपके पास बहुत डाटा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी ऑल्दो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यही कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों जरूरी है, हाउ इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन द इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको हम लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी आप पॉजिटिव लिख दीजिए। जो जनधन योजना है उसके अंदर कितने अकाउंट्स खोले गए थे, लेकिन ट्राई टू मेंशन अबाउट द नेगेटिव ऑल्सो कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कितनी कम है, और इनफैक्ट जो अकाउंट्स खोले गए हैं वो कितने इनऑपरेटिव है। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है थोड़ा सा सर्च करके डाटा निकालने की कोशिश करोगे, एक तो आपको क्लैरिटी क्रिएट होगी, दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसके बारे में भी सोचिए, पॉजिटिव लिखिए कि हमने कितना ज्यादा R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी क्या इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे आप डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में लिख सकते हैं, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स जो बनाए हैं, डिजिटल फिनटेक्स जो हैं वो लिख सकते हो। लेकिन नेगेटिव पे मेंशन कीजिए कि कितनी ज्यादा डिजिटल इलिटरेसी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका डाटा आपके पास होना चाहिए। NSSO का डाटा आप निकाल के रखिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर हम कंपेयर करते हैं बिटवीन द अर्बन एंड रूरल, तो अर्बन के अंदर इट्स अराउंड 40%, रूरल के अंदर इट इज अराउंड 15% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे जो है सोशल डेवलपमेंट, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम, यहाँ पे जो आपकी नॉलेज है ना GS1 सोसाइटी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
कि जैसे आप कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है या रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, वहीं से आती है। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो फर्दर सोशल जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है उसी से अराइज हो रहे हैं। जैसे मान लो कि पॉवर्टी है इन द पर्टिकुलर सेक्शन, आप समझ सकते हैं वो रेडिकलाइज इजीली हो सकते हैं, तो यहीं से जो है सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये हमने समझा कि आपको किस तरह इश्यूज वे फॉरवर्ड सोचने हैं ब्रॉड क्वेश्चंस के अंदर। अब आप वापिस आ जाते हैं हम यहाँ पे, मेजर्स आप उसी से लिख सकते हो। अब आता है जो हमने कहा था कि हम देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो आज का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे जो है क्रूशियल है फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं क्यों दिखा रही हूं अभी समझाऊंगी। यहाँ पे बोला गया है अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर द इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। अब आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या है ग्रोथ के। अब ग्रोथ को पोटेंशियल जीडीपी हमने डिस्कस किया है। अब जीडीपी बेसिकली क्या दिखाता है, प्रोडक्शन। अब आप सोचिए कि प्रोडक्शन कैसे होगी, अगर सेविंग्स होंगी मतलब वो इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है उसी से क्या होती है प्रोडक्शन, मतलब न्यू इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इससे आप लिख सकते हो। न्यू इंडस्ट्री सेटअप होती है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, यहां से जो है जीडीपी इंक्रीज होती है, या फिर यू कैन से कि पॉवर्टी कम होती है। पॉवर्टी कम होती है या जीडीपी बढ़ती है, उससे भी सेविंग्स इंक्रीज होती है। इस तरह का आप कुछ साइकिल बना के आइए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरलिंकेज है, सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बारी आती है, अगर सपोज करो कि आपके पास सेविंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग 1 लाख और आपने एक्सपेंडिचर के बाद जो है 50,000 सेव कर लिया, लेकिन आप सोचिए कि आप इसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। आप सोचिए आपके पास ना ही तो कोई बैंक अकाउंट है, ना ही कोई और मतलब आपका ग्रो के ऊपर या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट नहीं है, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। व्हाट विल यू डू। हो सकता है कि आप गोल्ड बाय कर लो। गोल्ड से क्या होता है, वो आपने लॉकर के अंदर रख लिया और मे बी आप उसको एक ड्रॉर के अंदर वो पड़ा रहेगा, वो कैसे कन्वर्ट होगा टू द प्रोडक्शन। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरलिंकेज है वो ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो सकती है, कोई बैंक अकाउंट हो सकता है, या फिर आप कोई भी पीपीएफ वगैरह के अंदर डालोगे, उसके बाद कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह बाय करोगे, कुछ भी हो सकता है। ये होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आपको समझना है कि जो है सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करे वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप सोचेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। अगर सपोज करो कि आपने सेविंग्स के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट भी कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट कैसे बन रहा है। आप सोचिए एक बैंक है जिसके अंदर आप डिपॉजिट करके आए, वो आगे क्या देता है, लोन टू द कंपनीज। जब लोन जाता है तो वो आगे न्यू इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो क्या हो गया, सेविंग्स कन्वर्ट हो गई टू द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकेज है। यही क्वेश्चन जो है 2017 में जो पूछा गया, उसको 2022 में जो है थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा। यहाँ पे बोला है सिग्निफिकेंस कैसे है इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन की इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो यहाँ पे इंटरलिंकेज है ना, आपको वही यहाँ पे दिखानी है कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए। अब और पॉइंट्स आप ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो कि जब आपने सेविंग किया है तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। पॉवर्टी कम होती है तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो हैं वो कम देनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी कम पड़ेंगी, मतलब फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जो है आप इन्वेस्टमेंट बेटर कर सकते हो। तो इस तरह की लिंकेज तो आप आगे दिखा दोगे, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो एक कंसेप्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपका लिखा होना इंपॉर्टेंट है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कैसे पॉसिबल है, थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनफैक्ट मैं आपको इसको लिंक करके बताऊंगी GS2 के सिलेबस के साथ। GS2 का अगर आप सिलेबस खोलोगे, वहां पे जो लिखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो भी क्या कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यही चीज कर रहा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो बेसिकली वहां पे क्या हुआ, स्मॉल सेविंग्स जो है लोगों की 10-20 रुपए या कुछ भी हो सकता है अमाउंट, जो एक बेसिकली लो मिडिल इनकम के लोग हैं, उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट को जो है इकट्ठा किया, उसके आगे जो है उन्होंने लोन देना शुरू किया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इट इज एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पे आपको इनफैक्ट अगर आप GS2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करोगे, वहां पे भी क्या लिखा हुआ है,
माइक्रो फाइनेंस कैसे बेसिकली एलिवेट करता है पॉवर्टी को, या फिर बेसिकली वो वैक्सीन है टू द पॉवर्टी, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछ लिया है। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में आप मेंशन कीजिए। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आते हैं छोटे छोटे, वो भी क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो प्रीमियम कलेक्ट होता है उससे ही बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, जो स्मॉल सेविंग्स हैं उसको हम एग्रीगेट करें और बिगर लोन जो है दिए जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। और इनफैक्ट इससे ये तो आपको समझ आ गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्रूशियल कैसे है, ये मैंने समझा दिया। और डिस्कस द प्रोग्रेस, ये आपको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पता होने चाहिए। और चैलेंजेस ऑब्वियसली आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अकाउंट, बैंक अकाउंट्स अगर खोल भी दिए हैं तो वो इनऑपरेटिव है, पीपल डोंट नो हाउ टू यूज देम, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो है, एक आपने जमतारा करके वेब सीरीज अगर लिखी है, वहां पे देखिए किस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट अ लिंक विद द इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस, जहां पे जो है साइबर जो इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस है, यहाँ पे आप मेंशन कीजिए। एक तो इंटरलिंकेज आनी चाहिए। जब आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा तो अदर डायमेंशंस को आप इंक्लूड कर पाओगे आंसर्स के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोबारा आपको अपने आंसर्स को देखना चाहिए। अब वापस आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ये आता है नेक्स्ट टॉपिक। मतलब हमने अब तक समझा कि इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स क्या हैं। इसको यूपीएससी ने पूछा वेदर वी आर एबल टू अचीव दैट ग्रोथ और नॉट। सेकेंड टॉपिक जो पूछा इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इश्यूज के बारे में। थर्ड टॉपिक जो है यूपीएससी ने 2 बार पूछा, वो है 2022 और 14 के अंदर। 2014 में पूछा गया कि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी, हाउएवर इट ऑफन encourages short-sightedness and contributes to the wide disparity between the rich and poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth in India? यहाँ पे भी वो डिस्कस कर रहा है कि क्या कैपिटलिज्म के थ्रू जो है हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन जो है 2022 में जो है वो पूछा गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है क्या पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी भी क्या है, कैपिटलिज्म ही तो है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, ये तो बेसिक इकोनॉमी है जहां पे जो बेसिकली फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है दैट इज डिसाइडेड और प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केट ओनली। मतलब अगर डिमांड है तो वो बनेगा, अगर डिमांड नहीं है तो दे विल नॉट क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू टेक, अगर ट्रॉपिकल डिसीज है, कोई रेयर डिसीज है, अब बहुत ही कम लोगों को हुआ है एंड दे आर पुअर, तो क्या मार्केट वो क्रिएट करेगी? ऑब्वियसली देयर इज नो डिमांड इन द इकोनॉमी एज सच, दे विल नॉट क्रिएट अ मेडिसिन फॉर दैट। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना मार्केट इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती हैं। अगर डिमांड सप्लाई नहीं है तो दे विल नॉट क्रिएट दैट प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमारा पब्लिक वेलफेयर का जो गोल है वो हर्ट हो सकता है। और इनफैक्ट यू हैव टू शो, अभी हमने देखा था वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में, जिसने 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स द 57% ऑफ द एसेट्स। तो ये क्या दिखाता है कि 1991 के बाद अगर एलपीजी आया तो क्या हुई, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ होती है मतलब डिस्पैरिटी क्रिएट हुई है बिटवीन द रिच एंड पुअर एंड देयर इज अ इनइक्वालिटी। तो बेसिकली प्रॉब्लम है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम बेसिकली सोचेंगे कि सोशलिज्म हम अडॉप्ट कर ले फुल एंड ऑल, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते। तो मार्केट इकोनॉमी जो है किसमें हेल्प कर सकती है, कैपिटलिज्म। इट विल क्रिएट अ कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी। मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन होगा। अब सोचिए अगर एयरटेल है अकेली तो किस तरह के प्राइसेस होंगे, दे विल चार्ज हाई। एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, देयर विल बी कॉम्पिटिशन। तो कस्टमर्स के पास चॉइसेस ज्यादा होंगे और दे विल चार्ज लेस प्राइस टू सस्टेन। देन कैपिटलिज्म होता है, कंपटीशन होता है, न्यू इंडस्ट्रीज आती हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। आप एम्प्लॉयमेंट के साथ दिखाइए, इससे एफडीआई भी आती है, मतलब टेक्नोलॉजी भी जो है ट्रांसफर की जा सकती है कैपिटलिज्म के अंदर। न्यू प्रोडक्ट्स सेटअप होंगे, आर&डी के ऊपर भी इसीलिए फोकस किया जाता है जब कैपिटलिस्ट, जब डिमांड, जब प्रॉफिट मेकिंग होगी। अब आप सोचिए पीएसयूज कितनी एफिशिएंट है, और इनफैक्ट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो आप सोचिए कि ज्यादा एफिशिएंट भी होती है, तो बेसिकली ग्रोथ भी ज्यादा होती है।
तो एटलीस्ट मार्केट इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ तो होनी चाहिए। जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे वर्कआउट करती है कि अगर ग्रोथ है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, गवर्नमेंट के स्कीम्स कंटिन्यू कर पाएंगे, टैक्स जो है वो कलेक्ट हो पाएगा, ये दिखा दीजिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है। तो व्हाट वी नीड इज, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो एडम स्मिथ ने बोला था इनविजिबल हैंड, वो होना मुश्किल है। इनविजिबल हैंड की थ्योरी ये कहती है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है एक इनविजिबल हैंड होता है जो ऑटोमेटिकली सेटअप कर देता है, सब कुछ सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पुअर लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो देयर इज अ नीड ऑफ हैंड ऑफ ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो है एज अ रेगुलेटर की तरह एक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड अंडरस्टैंड द थ्योरी। जब आप गवर्नेंस DS2 करोगे तो आपको जो इकोनॉमी के अंदर एवोल्यूशन हुआ है वो भी समझ आना चाहिए। पहले जो गवर्नमेंट थी वो रेगुलेटर का काम कर रही थी आफ्टर 1991। मतलब बात यह है कि 1991 से पहले जब LPG था तब तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी, प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं था, लिबरलाइज था ही नहीं, तो गवर्नमेंट ही बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर था। लेकिन जब सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट सेक्टर बना तो देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेटर, जो कि गवर्नमेंट ने एज अ रेगुलेटर वर्क किया। किस तरह के रेगुलेटर सेटअप हुए 1991 के बाद, यू कैन सी सेबी 1992 के अंदर आया, ईडा 99 के अंदर आया, आप देख सकते हो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 के अंदर आया। तो इस तरह के जो है रेगुलेटर्स आए ताकि जो है हम प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा रेगुलेट कर पाए, लोगों के लिए बेनिफिट के लिए वो काम कर पाए। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट की जो फिलॉसफी है, इट हैज मूव टू द फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब है जैसे कि स्कीम्स आए, मेक इन इंडिया, वन पोर्टल आया डिजिटाइजेशन के लिए, कंपनीज एक्ट के अंदर बेसिकली स्पाइस प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन की जगह इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको ये फिलॉसफी भी समझ आनी चाहिए। तो हमें गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेटर का वो एक्ट कर रही है। तो आपको मेंशन करना है मार्केट इकोनॉमी जो है बेनिफिशियल है, लेकिन देयर विल बी इश्यूज with this also. What we need is a hand of trust. This has been mentioned by the economic survey. अगर गवर्नमेंट जो है हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात करेगी, अगर वो मेक श्योर करेगी कि करप्शन को हम कर पाए करप्शन को कम कर पाए, और जो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बेसिकली लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सुना होगा CSR, इनफैक्ट करप्शन को कम करें। और यहीं से जो है आपको विसल ब्लोइंग, अगर एक्ट को भी आप मेंशन कर सकते हो, विसल ब्लोइंग एक्ट, जो कि बेसिकली किसको एप्लीकेबल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को, आप उसको भी मेंशन कीजिए कि हमें विसल ब्लोइंग एक्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहिए। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एथिक्स का टॉपिक, हमें ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके जो है मार्केट इकोनॉमी के अंदर भी हम बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन से आपने समझा, यू कांट से कि वी हैव टू अडॉप्ट द सोशलिस्ट इकोनॉमी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी जिसके अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिक्स चलता है। मतलब अब जैसे गवर्नमेंट का भी ये स्टैंड है कि हम 4 सेक्टर्स के अलावा बाकी जगह पे प्राइवेटाइज किया जाएगा, सिर्फ 4 क्रूशियल सेक्टर्स के अंदर जो एक PSU जो है वो रहेगी। अब PSUs ये आप लिंक कर सकते हो, वर्क कल्चर बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, ये एथिक्स का सिलेबस है, वहां से पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो यू हैव टू से कि एक तो हम ऑब्वियसली व्हाट वी नीड इज अ मार्केट इकोनॉमी, हमें चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगी, कंपटीशन लेके आएगी, FDI, और वी कांट मूव टू द क्लोज्ड ईरा। ग्लोबलाइजेशन में हमारी बस पीछे छूट जाएगी। इंडिया हैज रीच टू द पोजीशन जहां पे हम 5th इकोनॉमी है, ये स्टेट जो है हमने अचीव किया है। लेकिन हमें साथ साथ क्या चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। What we need is a less corruption in the private sector and the government sector as well. Whistle blowing act के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कीजिए। गवर्नमेंट शुड एक्ट एज अ हैंड ऑफ ट्रस्ट एंड फैसिलिटेटर इन द इकोनॉमी, देन वी कैन अचीव अ इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स को मेंशन कर दीजिए, जो भी जैसे स्कोर पोर्टल सेटअप किया है इनकम टैक्स के अंदर, कोई भी इस तरह का बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाने वाला कोई भी स्टेप है उसको मेंशन कीजिए जो आप एथिक्स में प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो गवर्नेंस सब्जेक्ट, एथिक्स सब्जेक्ट और ग्रोथ सब्जेक्ट,
इससे लिंक करके जो है क्वेश्चन क्रिएट किया गया, बट वन एंड ऑल इट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। इनफैक्ट आई थिंक ऐसे के अंदर भी पूछा गया है कैपिटलिज्म से हम कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थीम, दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द चैलेंजेस फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। वी हैव ऑलरेडी डन कि इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंजेस क्या हैं, बट इसमें इन्होंने एक इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंज के बारे में मेंशन किया है, केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। तो जब हमने बात की थी इंडिया के अंदर जो है लेबर की प्रॉब्लम्स के बारे में, जब हमने किया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, तो उसके अंदर लेबर जो टॉपिक है, केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर, तो आप सोचिए वही डाटा मेंशन करना है। एम्प्लॉयबिलिटी हमने क्या डाटा किया था, लेट्स रिवाइज दैट। इंडिया स्किल रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग 47% ही जो है एम्प्लॉयबल है। एनएसएसओ सिर्फ 2.98% ही जो है वो फॉर्मली स्किल हुए हैं। इसके बाद जो है यहां पे बात की गई है केयरलेस और यूजलेस मैन पावर। यूजलेस के अंदर आप स्किल्ड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लो है, इसका आप डाटा लिख दीजिए, जैसे 23% ही है फीमेल के अंदर। केयरलेस के अंदर आप लिख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारी मैन पावर है, जो क्रैमिंग, रटाफिकेशन का जो ट्रेंड है सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए, वो इसी की वजह से है। एम्प्लॉयबिलिटी तभी लो है क्योंकि जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो पुअर है। इसके बारे में आपको मेंशन करना है मैन पावर। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने एक टर्म लॉन्च इंट्रोड्यूस की थी, डिस्करेज्ड वर्कफोर्स। कोविड-19 के बाद पीपल डोंट वांट टू वर्क, दे हैव रिजाइन्ड, तो बेसिकली डिस्करेज्ड वर्कफोर्स का भी आपको पॉइंट मेंशन कर सकते हो आप। फिर आता है कि सुजेस्ट मेजर्स, इसी से आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे कि क्या मेजर्स होंगे। अगर आपको इश्यूज पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो आप वे फॉरवर्ड इजीली लिख सकते हो। लेकिन बात यह है कि जब आप यहाँ पे आपको समझ आ गया कि यूपीएससी जो है चैलेंज फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ को के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैन पावर को भी एज अ चैलेंज लेती है, तो आपको मेंशन करना है। इनफैक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी आप वही जो है फॉर्मूला अगर रखोगे, लैंड इज अ चैलेंज टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ, लेबर इज अ चैलेंज, कैपिटल इज अ चैलेंज, कैपिटल एज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन है नहीं, वहां से आप पॉइंट को लिंक कीजिए। देन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ चैलेंज, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जगह दे आर मूविंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स, दिस इज अ चैलेंज। इनफैक्ट 2016 के अंदर यूपीएससी ने ये पूछा कि जो बेसिकली वर्नेबल सेक्शंस हैं, जो रिजर्वेशन है, जो उनको स्कीम्स मिल जाती हैं, उसके कारण भी वो दे डोंट मूव फॉर द बिजनेस, दे डोंट टेक इनिशिएटिव टू सेट अप द इंडस्ट्रीज बिकॉज दे गेट द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब, सो दे कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर देम। तो ये भी आप मेंशन कीजिए, गवर्नमेंट जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चैलेंज है, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी यू कैन डिवाइड फर्दर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, health infrastructure, education infrastructure. In fact there you can mention about the social sector के ऊपर कितना कम expenditure है. We have discussed about it. 3.3% ही हमारा जो है expenditure होता है on the social sector. Social infrastructure, in fact overall logistics sector को भी mention कीजिए. Logistic cost कितनी है? We have already done 13 to 14% of the GDP. और उसके बाद आप गवर्नेंस के इश्यूज, मतलब चैलेंजेस वहीं से निकलेंगे। जो हमने एक फॉर्मेट लर्न किया है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने डे 1 के अंदर फॉर्मेट किया है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, वो आपको हेल्प करेगा फॉर श्योर। लेकिन यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सीखना पड़ेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंज में यूपीएससी ने 2016 में केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर यूज किया है, तो नेक्स्ट टाइम यू शुड मेंशन दिस। अब हम एंड करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, लेकिन मैं आपको फिर से जो आपको इस डे के क्वेश्चंस है वो दिखा देती हूँ। आपको ये 2 क्वेश्चंस हमने सफिशिएंटली यहाँ पे डिस्कस किए हैं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज बोथ क्वेश्चंस। इसको लिखिए, हमें शेयर कीजिए। जो हमने टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में दिया है उसके अंदर आप बेसिकली भेजिए अपने दोनों आंसर्स, हम इवैल्यूएट करेंगे और आपकी कॉपी अगर बेस्ट कॉपी चूज होती है तो वी विल शो इन द नेक्स्ट लेक्चर। Try to improve and please like, share and subscribe our channel. All the best.